अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 2 बाय स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर करेंगे जिसका टॉपिक नेम है रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, तो आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका जो टॉपिक है बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन पे है। लास्ट टाइम हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 17 है। सबसे पहले रिग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। रिग्रेशन क्या था? द रिग्रेशन एनालिसिस इज ए टेक्निक of studying the dependence of one variable called dependent variable on one or more variable called explanatory या independent variable with the view to estimate or predict the average value of dependent variable in term of known or fixed value of independent variable। ये इस चीज़ के बारे में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा कि हम इधर जस्ट थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज करके, वर्डिंग चेंज करके उन्होंने बात की है कि हम क्या करते हैं। बेसिकली दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं रिग्रेशन के लिए दो वेरिएबल किस टाइप के होते हैं? एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, जिसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोल रहे हैं। अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर कितना चेंज आया है, इसका एवरेज वैल्यू कितनी प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से। तो बेसिकली ये क्या है? द रिग्रेशन एनालिसिस इज टेक्निक ऑफ स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर वेरिएबल। तो बेसिकली हम एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंस देखते हैं। सेम एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दी थी कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के चेंज होने से आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या असर आता है, ये भी हम देख सकते हैं। बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं तो हम वेजोडाइलेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, वेजल्स के डायमीटर के को एग्जांपल ले सकते हैं कि एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेजल डायलेट होती हैं या कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो ये जो वेजल्स का डायमीटर है ये डिपेंडेंट है और जो टेम्परेचर है ये इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह हम एक वैल्यू की वजह से दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके चेंज की वजह से कितना चेंज आएगा। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन क्या है? अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट अटेम्प्ट टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल usually denoted by y and a series of changing variable known as independent variable। तो मल्टीपल रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो दो से एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट अटेम्प्ट टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, जब आप एक तो ये प्रोडिक्ट करता है वेरिएबल की मीन वैल्यू को, सेम उसी तरह जब ये प्रिडिक्ट करता है फिर ये स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप भी बता सकता है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल्स के लिहाज से। ठीक है, हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम y से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू को हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में बात करें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा फार्मूला था वो सिंपल क्या था? y इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा वन एक्स वन, दैट्स इट। ठीक है, पर अब जो हमारा फार्मूला है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ज़्यादा होने की वजह से चेंज कर गया है। अब हमारा फार्मूला क्या होगा? मल्टीपल रिग्रेशन का फार्मूला होगा y नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन बीटा एन एंड एक्स एन टू इन्फिनिटी। ठीक है, साथ हम जो एरर था ऑब्जर्व वैल्यू ई ईटा, जो ऑब्जर्व वैल्यू और जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है उसके दरमियान जो डिफरेंस आया था उसको हम उस एरर को भी एड अप कर लें।
तो ये आपका है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का इक्वेशन। अब इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजीज किसको डिनोट करती हैं ये पढ़ते हैं। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। फोर जैसे कि हम नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स की एग्जांपल ले लेते हैं। बीटा नोट क्या है? बीटा नोट वो इंटरसेप्ट है जो कि वाई एक्सिस को कट कर रहा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इंडिपेंडेंट ऑफ फैमिली साइज एंड इनकम। तो जो क्रेडिट कार्ड्स का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है, नहीं फ़र्क पड़ता उस पर कि फैमिली साइज बढ़े या कम हो, ठीक है। ये साथ साथ एग्जांपल दी हुई है। फिर बीटा वन क्या है? चेंज इन क्रेडिट कार्ड यूजेज एसोसिएटेड विद यूनिट चेंज इन फैमिली साइज। तो बीटा वन रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये बेसिकली क्या बताता है कि अगर क्रेडिट कार्ड का यूजेज हम चेंज कर दें, कम कर दें या ज़्यादा कर दें, तो वो आपकी फैमिली साइज़ के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है। बीटा टू भी क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है। चेंज इन क्रेडिट कार्ड यूजेज एसोसिएटेड विद यूनिट चेंज इन इनकम। तो आपकी इनकम के चेंज होने से क्रेडिट कार्ड के यूज़ के ऊपर क्या असर है? सिंपल सी बात है, जब आप की सैलरी इंक्रीज़ होती है तो आप सैलरी की यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज़ कर देते हो, ठीक है। X1 फैमिली साइज था, X2 इनकम साइज है। ये है मल्टीपल वेरिएबल के लिहाज से। आपके पास फैमिली साइज एक्स एक वेरिएबल है, इनकम दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तीसरा वेरिएबल खाना हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये आप अपने मल्टीपल रिग्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ईटा प्रेडिक्शन एरर है जो कि ऑब्जर्व्ड और हाइपोथेटिकल वैल्यू में डिफरेंस आया था, उससे हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद मैं यूजेस की बात करूं, एस्टिमेट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट ऑन एवरेज बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है, इन्वर्स है, नो रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप है, मल्टीपल रिग्रेशन हमें उसके बारे में बताता है। डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इफेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना है उसको भी डिटरमिन करता है। कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट हैं उसको कंट्रोल भी करता है। प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी के चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट के ऊपर क्या उसकी वैल्यू है उसको भी प्रेडिक्ट करता है, उसका भी एस्टिमेट लगाता है। तो इधर इसके यूजेस हमने पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताएगा। सेकंड नंबर पे ये इफेक्ट बताएगा कि एक के चेंज होने से दूसरा किस हद तक चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट बताएगा। फिर तीसरे नंबर पे प्रिडिक्ट करता है वैल्यूज़ को कि डिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से इंडिपेंडेंट में क्या चेंज आया या इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट में क्या चेंज आया। अब उसके बाद हम अजम्पशंस पे आते हैं। तो जो आपके मल्टीपल रिग्रेशन के अजम्पशन हैं, जिसको अगर ये अजम्पशन फुलफिल होंगी तो ही हम मल्टीपल रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं परफॉर्म। अजम्पशन सबसे पहले जो आपका डाटा है लीनियर फंक्शनल फॉर्म में हो, ठीक है। आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो फिक्स्ड हो और डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल, आपके पास सैंपल साइज मौजूद हो जिसको लेके आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है। नॉर्मेलिटी ऑफ द रेजिडुअल और एरर,
आपका जो एरर आता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू थी उसके दरमियान जो एरर आता है वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ एरर, होमोजेनिटी ऑफ रेजिडुअल वेरिएंस। जितनी दफ़ा भी आपका एरर आए, जितनी दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, हर दफ़ा जो एरर आए वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, तो हम इसको होमोजेनिटी ऑफ रेजिडुअल वेरिएंस बोलते हैं। नो multicollinearity, no autocorrelation of the error, no outlier distortion। अब ये जो 7 और 8 नंबर है ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ। नो आउटलायर डिस्टॉर्शन क्या होती है कि आपके जो डाटा में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो आपकी एवरेज वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करे। जैसे या बहुत ज़्यादा कम वैल्यू हो या बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपका डाटा 10, 15, 20, 30, 40, 50 इसके अराउंड घूम रहा है और जो एक आउटलायर आ गया है 15,000 का, तो ये क्या हो, इस तरह का आपका डाटा ना हो, आपका डाटा होमोजीनस हो। ठीक है, अब मल्टी कोलिनरिटी की बात करूँ, इज द कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन्होंने कहा था कि आपके अजम्पशन है ये कि मल्टी कोलिनरिटी नहीं होनी चाहिए। इस मल्टीपल रिग्रेशन को फॉलो करने के लिए तो मल्टी कोलिनरिटी बेसिकली होती क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो ना हो, जो उनके दरमियान रिलेशन है वो ना हो। अब कुछ डमी वेरिएबल्स होते हैं, अ नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट हैज़ 2 और मोर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जैसे कि दैट आर कोडेड एज 0 एंड 1। ठीक है, डमी वेरिएबल्स को हम कौन से वेरिएबल बोलते हैं जिसको हम 0, 1 या इस तरह की कोडिंग दे देते हैं। जैसे आप जब स्टैटिकल रिसर्च में आप SPSS पे जब डाटा एंटर करते हो तो मेल और फीमेल लिखने के बजाय ना आप मेल को 1 एंटर कर देते हो, फीमेल को 2 एंटर कर देते हो। ठीक है, आप जो अगर हम बात करें, एक हो गया मेल फीमेल, ठीक है, ये भी एक डिस्क्रीट है। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें पेन की, पेन को हम नो पेन और पेन इस तरह भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको हम 0 और 1 के साथ लेबल कर सकते हैं या कोड कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिसको हम 0 जो जिनकी 2 या 3 वैल्यूज़ होंगी उनको हम कोड दे देंगे 0, 1, 2 इस तरह, तो उसको हम डमी वेरिएबल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल दैट रिलेट्स ए डिपेंडेंट वेरिएबल वाई टू सेट ऑफ क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट variable is a direct extension of polynomial regression model. In one independent variable, we write the multiple regression model as y is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus so on beta k xk plus error। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन बेसिकली क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कंपेयर करके उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है, उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें एनी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टर्म की। एनी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी पावर ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x might be x2 might be x1 का स्केयर। In fact, there are many other possibilities. x3 might be a cross product term equal to x1, x2, x4 might be log of x1 and so on. The only restriction is that no x is perfect linear function of any other x। अच्छा, अभी इधर कहा है कि आपके जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट टर्म भी आ सकती है। क्रॉस प्रोडक्ट टर्म क्या मतलब कि हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके अपना 4th वेरिएबल निकाल सकें। तो
एक वेरिएबल को मॉडिफाई करके हम अपना दूसरा वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे हम x1 का लॉग ले लें तो उसकी वैल्यू हम x2 के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लें, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। फर्स्ट ऑर्डर मॉडल, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर मॉडल। तो जो अगर सिंपलेस्ट आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल लिमिटेड हैं, लिमिटेड मतलब दो या उससे ज़्यादा हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम जो इक्वेशन पुट करते हैं उसको हम फर्स्ट ऑर्डर मॉडल भी कह सकते हैं। The simplest type of multiple regression equation is a first order model in which each of independent variable appears, but there are no cross products term in power of the independent variable। तो ना कोई एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो, ऐसा ना हो β1 को हम x2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ना इनकी पावर्स हो कि x1 का स्केल ले लिया β1 का स्केल ले लिया, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन 3 क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इन्वॉल्व, द फर्स्ट ऑर्डर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इज। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर मल्टीपल रिग्रेशन का फार्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 प्लस एरर। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर मॉडल है। For these first order model we can attach some meaning to betas। इस तरह हम फर्स्ट ऑर्डर मॉडल की वजह से हम बीटा वैल्यू को कुछ इम्पोर्टेंस इस तरह दे सकते हैं। द पैरामीटर बीटा नोट इज द वाई इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है बीटा नोट, विच रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन ईच एक्स इज ज़ीरो। तो बीटा इंटरसेप्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो वो जो y की वैल्यू होगी वो बेसिकली बीटा नॉट है। फॉर केसेस इन विच इट डज नॉट मेक सेंस टू हैव x be 0, beta naught or its estimate should be used only as a part of prediction equation and not given as interpretation by itself। पार्शियल स्लोप्स क्या है, द अदर पैरामीटर β1 β2 बीटा till बीटा k in the multiple regression equation are sometimes called partial slopes। इसको हम β1 β2 बीटा नोड को तो हमने इंटरसेप्ट बोला, β1 β2 और बीटा k तक की वैल्यूज को हम पार्शियल स्लोप्स भी बोल सकते हैं। इन लीनियर रिग्रेशन द पैरामीटर β1 इज स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एंड इट रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड चेंज इन y। तो बीटा नोट क्या है, बेसिकली वो चेंज है, वो जो स्लोप का इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, वो बेसिकली y के चेंज होने की वजह से बीटा की जो वैल्यू ऑब्जर्व हुई है, x की जो वैल्यू ऑब्जर्व हुई है, y नोट के चेंजिंग से x की जो वैल्यू ऑब्जर्व हुई है वो है β1। इन फर्स्ट ऑर्डर मॉडल रिग्रेशन β1 रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड चेंज इन y कि x के चेंज इंक्रीज होने से, x1 के इंक्रीज होने से y में क्या चेंज आया है वो β1 बताएगा, ठीक है। β2 क्या बताएगा कि β2 के चेंज होने से y2 में कितना असर आया, ठीक है। एन एग्जाम्पल फॉर मॉडल विद टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, दो एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल हों आपके पास, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो हम किस तरह उसको यूटिलाइज करेंगे। वी शैल इलस्ट्रेट द थ्री वेरिएबल मॉडल विद एग्जांपल फॉर थ्योरी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी commodity y depend upon price x1 on कंज्यूमर इनकम x2। फर्ज करें आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x1 और x2। Given the theory does not specify the mathematical form, we start our investigation by assumption that y x1 x2 is linear। तो अगर हम x1 x2 को लीनियर कंसीडर करें तो हमारी जो इक्वेशन आएगी y नोट इज इक्वल टू बीटा नोट β1 x1 प्लस β2 x2 और म्यू आई। जो म्यू आई है बेसिकली एरर को डिनोट करेगा। तो आपकी जो y इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 है, एस्टिमेट जो हमने लगाया।
बीटा वन को हमने इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आता है, देखें इसमें हम x1 को y से मल्टीप्लाई करते हैं, x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, बीटा वन इज इक्वल टू x2 स्केयर का सम ऑफ x1 y माइनस सम ऑफ x1 x2 सम मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x2 y डिवाइडेड बाय x1 का स्केयर का समेशन इंटू x2 का स्केयर माइनस x1 x2 का स्केयर। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सेम उसी तरह हम बीटा टू के लिए भी वैल्यूज़ लेते हैं। बीटा टू के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पहले हमने वन की वैल्यू ली, टू की वैल्यू ली, वहाँ हम वन की वैल्यू लेते जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर 100, 75, 80, 70, 50, 65, 90, 100, 110, 60 एक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, प्राइस क्या है उसकी, सारी वैल्यूज़ की 5, 7, 6, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 9 और इनकम क्या है उनकी, तो वो उसके सामने लिखी हुई। इनकम को हम x2 कंसीडर करते हैं, प्राइस को x1 कंसीडर करते हैं। इनकम और प्राइस बेसिकली आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो इस तरह हम सारी वैल्यूज़ को उस गिवन वैल्यू के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। आपकी y की क्या वैल्यू आएगी, वो x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, y का स्केयर, ठीक है, x1 का स्केयर, x2 का स्केयर। तो इस तरह हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। जब हमने कैलकुलेट किया तो हम क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे y का, x1 का मीन निकालेंगे, x2 का मीन लगा लेंगे। जब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इन द गिवन फार्मूला वी गेट, जब हमने गिवन फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, बीटा नोट, बीटा वन, बीटा टू की, तो हमारे पास जो आंसर आया 11.8 माइनस 7.18 0.014 आया। तो उसको हम जो हमारी इक्वेशन है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की, उसके अंदर हम पुट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका मल्टीपल रिग्रेशन का वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली किस पे था, आपके मल्टीपल रिग्रेशन पे। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है कि जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो, पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसकी जो तादाद है वो दो से ज़्यादा हो, तो हम मल्टीपल रिग्रेशन को कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी अजम्पशंस के बारे में पढ़ा। अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन को कर लीजिएगा इसके। फिर उसके बाद हमने इसके फार्मूला की मॉडिफिकेशन देखी, फार्मूला के लिहाज से एग्जांपल देखी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो भी इसमें डिफ़िकल्टी लगती है हम उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आपको समझ आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछें, नहीं समझ आता तो बताएं, हम इसके ऊपर अपनी जूम मीटिंग अरेंज करेंगे। और जल्दी हम ये जो आपके थोड़े से लेक्चर रह गए हैं, हम इसके ऊपर टेस्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जब टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे तो आपको जो इसकी मेमोराइज़ करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।